नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें, धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आरोपी शाहनवाज का मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने बद्दो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 15 जून तक पहले ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था, अब बद्दो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई कि बद्दो, जिसको मास्टर माइंड कहा जा रहा था, अब उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी हुई थी और पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दो को भेज दिया गया है। शाहनवाज का मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी हुई और बद्दो को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे धर्मांतरण के खेल में मास्टरमाइंड ये बद्दो बताया जा रहा था, जो कि मुंबई से सारा कंट्रोल देखता था और ऐसे में कई राज्यों से धर्मांतरण की खबरें निकल के सामने आई थी। 400 से ज्यादा ऐसे धर्मांतरण की जानकारी निकल के सामने आई थी कि बहला फुसलाकर युवाओं को धर्मांतरण कराया जाता था। और ऐसे में पुलिस ने जब छानबीन की जानकारी निकली तो थाने से गिरफ्तार किया गया है बद्दो की गिरफ्तारी के बाद 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड पे भेज दिया गया था। और उसके बाद अब बता दें कि गाजियाबाद में पहुंचने वाला है कुछ ही देर में। ऐसे में मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने बद्दो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, गाजियाबाद लाया गया और ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी हुई और बद्दो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सवालों की फहरिस्त एसआईटी ने तैयार कर रखी है, पुलिस ने तैयार कर रखी है। कई ऐसे जांच एजेंसी है जो कि अब लगातार पूछताछ में लगी हुई है और इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से नदीम साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, देखिए, कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल कराया गया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत, और क्या कुछ जानकारी बद्दो से जुड़ी हुई आपके पास है? बात की जाए तो गाजियाबाद में लाना उसके लिए बड़ा अहम हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद की टीम मुंबई में 1 जून से डेरा डाली हुई थी, वो टीम गाजियाबाद बद्दो को लेकर आई है। जिस तरीके से गाजियाबाद की कविनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी और जिसके बाद अब उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया है, जहां पर उसको न्यायिक हिरासत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस के जो सवालों की फहरिस्त है वो लंबी फहरिस्त है, जिसमें कई अहम सवाल है, जिसमें सबसे पहला सवाल यही है कि इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से मेडिकल हुआ है, मेडिकल के बाद बद्दो को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उसके साथ साथ आईबी और एटीएस ने भी इस पर पूरी तरीके से निगाहें बनाई हुई हैं और उनके भी सवालों के जवाब होंगे। किस तरीके से देखा जा सकता है कि गाजियाबाद में एक बार रैकेट सामने आया था, गाजियाबाद के लिए कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चौंका देने वाला मामला था। जिस तरीके से 400 लोगों के मामले सामने आए थे, उससे कहीं ना कहीं गुजरात से लेकर और गाजियाबाद, चंडीगढ़, फरीदाबाद, ऐसे में देखा जा रहा था सभी जगह पर बड़ी तादाद में गाजियाबाद पुलिस की एक्टिविटी देखी जा रही थी। जिसके साथ साथ अब बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सवालों की फहरिस्त है, उनके जवाब बद्दो देगा। जी देखिए, अगर बात की जाए तो पूछताछ कब से शुरू होगी, कब से वो फहरिस्त सवालों की जो तैयार की है पुलिस ने, वो फहरिस्त उनके सामने रखी जाएगी और पूछताछ की जाएगी? क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, सवाल कब से पूछे जाएंगे, क्या कुछ तैयारी है, आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि इसमें कई ऐसी जांच एजेंसी है जो लगी हुई है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़े स्तर का मामला बताया जा रहा है। साहिल, देखिए, जिस तरीके से देख सकते हैं कि गाजियाबाद में जिस तरीके से बद्दो को लाया गया है, फिलहाल पुलिस जो है मीडिया के सवालों से पहले से ही बचती नजर आ रही है। उसी तरीके से फिलहाल 14 दिन की जिस तरीके से न्यायिक हिरासत में उसको भेजा है, सवालों का सिलसिला लगातार उससे जारी रहेगा, क्योंकि देखा जा सकता है पुलिस अपनी तरीके से उससे बातचीत करेगी। हालांकि आईबी और एटीएस भी इसमें बातचीत करेगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला है, पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को कहीं ना कहीं ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से पुलिस के जो जवान थे, जो मुंबई में 1 तारीख से डेरा डाले हुए थे, 1 जून से वहां पर तैनात किए हुए थे, उनकी जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से मुंबई से पकड़ा गया। उसके साथ साथ कुछ मेल आईडी जो कि पाकिस्तानी उसमें कनेक्शन में बरामद हुई है। कुछ इससे और अहम सवाल है जो कि इससे पूछने बाकी है। हालांकि इसके अकाउंट भी, डिटेल भी, वो सब चीजें ली गई है। हालांकि पुलिस इसके घर भी गई थी, जिसमें 5 टीमों का जिक्र आया कि 5 नंबर इसके पास थे, जिनके माध्यम से इसके पास पहुंचा गया है। हालांकि 10 दिन की 11 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इसके पास पहुंच पाई है। जिस तरीके से इसका नाम सामने आ रहा था, उस तरीके से मुख्य आरोपी यही था। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास अभी एक सवाल और है
इसके साथ और कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रकरण था, बड़ा मामला था, तो इसमें कहीं ना कहीं और लोग शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। जी। ये और बड़ा रैकेट हो सकता था साहिल, और जिस तरीके से जो नाबालिग के घर वालों ने केस दर्ज कराया था, अगर उनकी तरफ से ये केस दर्ज नहीं कराया जाता तो ये और भी बड़े साजिश को अंजाम दे सकते थे। ये गनीमत रही कि उनकी तरफ से केस दर्ज कराया गया और इस बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। कि जिस तरीके से कबीरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले जैन समाज का जो परिवार था, जिसका ये बच्चा था नाबालिग, उन परिवार ने अगर मुकदमा दर्ज नहीं कराया होता तो काफी बड़ी इसमें अभी भूल, और तो भूल कह सकते थे कि लोगों की भूल थी कहीं ना कहीं। जिस तरीके से ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे इसमें हरियाणा हो, फरीदाबाद हो, चंडीगढ़ हो, आसपास के इलाके हो, या गुजरात से जो कॉल आई थी जिसमें 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था, तो वो कहीं ना कहीं वो चैटें हैं जो चैट सामने आई थी, इंस्टाग्राम की चैट थी जिसमें काफी बातों का जिक्र था। हालांकि पुलिस ने एक जो मौलाना है उनको पहले ही जेल भेज दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें की गई थी। हालांकि अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बड़े जो सवाल हैं वो इससे किए जाएंगे, सवालों के जवाब ये देगा और उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं जो पुलिस तो जो मौलाना जेल गया है नदीम, जो मौलाना जेल गया है, क्या उसने सिर्फ बद्दों का नाम बताया था या और भी इनके गैंग में कोई और शामिल है जिसके नाम का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था? देखिए, फिलहाल उन्होंने बद्दों का नाम लिया था। फिलहाल बद्दों का नाम लेने के बाद इस मामले को कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी जो बद्दों की करार कर दिया गया था कि बद्दो ही इसमें मुख्य आरोपी है। फिलहाल बद्दों से जिस तरीके से जानकारी होगी, जानकारी के माध्यम से ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से इसमें कौन कौन लोग शामिल है। हालांकि जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए से सामने आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे, बड़ा रैकेट होगा, बड़े सरगना इसमें होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि बद्दों के सवालों के जवाब के फाइनल होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े होते। बने रहिए हमारे साथ नदीम, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक अहम जानकारी ये आ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला है जिसे खेल रचा जाता था, धर्मांतरण किया जाता था। ऐसे में यह अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शहनवाज के पास से कुछ ईमेल आईडी मिली है। बता दें, पाकिस्तान एंगल से भी पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहनवाज के पास से कुछ ईमेल आईडी मिली है। पुलिस ने जांच पड़ताल की, खंगाला तमाम चीजें, और इसके बाद से पुलिस को ईमेल आईडी मिली है और पाकिस्तान के एंगल से भी पुलिस शहनवाज से, बद्दों से पूछताछ कर सकती है। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये रैकेट चलाया जा रहा था। 400 के तकरीबन वो बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका धर्मांतरण किया गया था। ऐसे में अब धीरे धीरे रैकेट का भांडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान एंगल से भी पुलिस इससे पूछताछ कर सकती है, बद्दों से पूछताछ कर सकती है, जानकारी हासिल कर सकती है, क्योंकि फेहरिस्त तो तैयार है पुलिस की और कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। 14 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है पुलिस को। 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड पे भी था। न्यायिक हिरासत पुलिस को 14 दिन की मिल चुकी है। कोर्ट में पेशी के बाद अब धीरे धीरे करके कई बड़े राज खुल रहे हैं। इसी संदर्भ में देखिए एक और जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि शहनवाज के पास से कुछ ईमेल आईडी मिली है और पाकिस्तान के एंगल से भी पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, सवाल दाग सकती है। कई सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश शहनवाज से कर सकती है। शहनवाज की तस्वीर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें, मेडिकल हुआ था गाजियाबाद पहुंचने के बाद। मेडिकल के बाद इनको सीधा कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस को शहनवाज की उर्फ बद्दो की मिल चुकी है और इसके पास से कुछ ईमेल आईडी भी बरामद हुई है। पुलिस को पाकिस्तान के एंगल से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, किस तरीके से खेल रचा गया। गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। कई ऐसे आंकड़े हैं जो अभी निकल के सामने नहीं आए। धीरे धीरे करके ऐसे कई भांडाफोड़ हो सकते हैं, कई खुलासे हो सकते हैं, कई ऐसे राज हैं जिनमें से पर्दा उठ सकता है। और अब पुलिस के हाथ में बद्दो आ चुका है। बद्दो से तमाम जानकारी पुलिस को मिल सकती है। क्या इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी है, क्योंकि कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे और ऐसे में वो चैटिंग भी सामने निकल के आई थी जब साफ तौर पर कहा गया था कि आपको गेमिंग में जीत नहीं मिल रही है, लेकिन आप अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो गेमिंग में जीत मिल सकती है। और इसके बाद से वो सिनेरियो भी सामने निकल के आया था चैट का। कई अहम जानकारी, कई अहम खुलासे पुलिस के द्वारा भी हुए। लगातार हमारे साथ नदीम बने हुए हैं। नदीम, देखिए अभी एक अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कुछ ईमेल आईडी भी पुलिस को मिली है। क्या कुछ खास इस ईमेल आईडी में और क्या कुछ जानकारी इस ईमेल आईडी से जुड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस पाकिस्तान के एंगल से भी पूछताछ कर सकती है बद्दों से।
जिस तरीके से पाकिस्तान की मेल आईडी का जिक्र हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस को इस पास से मेल आईडी मिली है, जिससे कहीं ना कहीं जो मामला है वो कहीं ना कहीं और भी तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे देखा जा सकता है कि इसमें पहले भी जाकिर नाइक का नाम सामने आया था। उनसे भी, क्योंकि मुंबई से जब जुड़ा हुआ मामला था तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम सामने आया था। उसके साथ साथ पाकिस्तान से इसमें तार जुड़े हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो ऑनलाइन गेम है उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से नजर आ रहे थे। इसी तरीके से इसकी मेल आईडी है वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसके पाकिस्तान से उसके एंगल कहीं ना कहीं जुड़े हैं, जो कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इसमें रूपरेखा नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जा सकता है गाजियाबाद पुलिस इस पर और अहम कड़े सवाल कर सकती है और पूछताछ में कड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी, पहले से ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि जाकिर नाइक से कनेक्शन बताया जा रहा था, तो क्या ये कयास अब धीरे धीरे सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं क्या नदीम? देखिए, जिस तरीके से बातचीत का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि बातचीत के दौर में यही पता लगेगा सबसे पहले इसके जो बड़े सवाल है उन सवालों पर उससे जवाब दिए जाएंगे। उन सवालों के जवाबों में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े सवाल है कि जाकिर नाइक या पाकिस्तान या उसके अलग एंगल या कितने लोगों की इसमें टीम है, वो बड़े सवाल हो जाते हैं। उन सवालों पर सबसे पहले अहम बातचीत होंगी और अहम बातचीत होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की टीम भी रवाना होंगी और बड़े इसमें खुलासे जो गाजियाबाद पुलिस से पहले से ही करे जा रहे हैं कि दावा है उनका कि बड़े खुलासे इसमें जरूर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इसमें दो लोगों का ये पूरी टीम जो है इसमें काम नहीं कर सकती। जितने बड़े पैमाने पर ये लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रैकेट सामने आएगा। ये कितना बड़ा रैकेट था, ये इसी बात से पता चलता है कि जो युवा हैं उनको गेमिंग के जरिए जो है उनका माइंड वॉश किया जाता था और इस तरीके के धर्मांतरण को अंजाम दिया जाता था उनकी तरफ से। देखिए, जिस तरीके से ये गेमिंग का जो मामला है, जिसमें जो बच्चा होता है या नाबालिग बच्चा था या जो गाजियाबाद का बच्चा था, उसको कहीं ना कहीं इतना ब्रेन वॉश किया था। हालांकि वो जब गाजियाबाद में ही जब रह रहा था तभी उसने घर से 5 बार जिम का बहाना लेकर नमाज के लिए वो घर से गया था। उसमें देखा गया उसके पिता ने उसका पीछा किया, हालांकि उसको रोकने की कोशिश की गई तो उसने रोकने की एवज में उसने कहीं ना कहीं पुलिस को भी बोली थी कि मुझे इससे रोका जा रहा है। उसके साथ साथ उसने ये तक भी कह दिया कि अगर मुझे घर में इजाजत नहीं दी जाएगी रहने की तो मैं मस्जिद में रह लूंगा। तो बड़ा जो कह सकते हैं बड़ी तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया जाता है। कहीं ना कहीं बच्चा जो है पूरी तरीके से लौटने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उस तरफ अगर वो एक बार चला गया तो वापस आना उसका मुमकिन नहीं होता है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देखिए 400 का आंकड़ा तकरीबन बताया जा रहा है, मोटा मोटा आंकड़ा ये बताया जा रहा है धर्मांतरण का। क्या नदीम और भी आंकड़े निकल के सामने आ सकते हैं? क्या बद्दो इन आंकड़ों पे खुलासा कर सकता है? क्योंकि अभी पुलिस के नजरिए से 400 से तक का 500 का आंकड़ा मोटा मोटा बताया जा रहा है, तो और भी छिपे हुए आंकड़े हो सकते हैं इस पे। देखिए, यही सवालों की जो फहरिस्त है वही लिस्ट है, क्योंकि इससे सबसे पहले बद्दों का आने का इंतजार था और अब बद्दों से सवालों का इंतजार है। गाजियाबाद पुलिस या आईबी या एटीएस जो है लगातार इसके सवालों के जवाब जो है वो मांग रही है। जिस तरीके से इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है तो सवालों के कहीं ना कहीं घेरे में रहेगा और बड़े सवाल जो है यही है कि उसकी टीम कितने बड़े हिस्सा हो सकता है, कितने बड़े उसके साथ साथ लोग हो सकते हैं, कौन कौन कितने लोगों का इसने इसके पास भी एक लिस्ट भी है जिससे इसमें पता लग सकता है कि पुलिस के हाथ में कुछ लिस्ट लगी है कि ये लोग इसमें शामिल है कि या इन लोगों का इन्होंने धर्मांतरण रहा है, कौन कौन लोग हो सकते हैं। ये बड़ा सवाल इसमें बद्दों की अब बातचीत के दौरान ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल, न्यायिक हिरासत मिल गई है, अब पुलिस के हाथों में फहरिस्त भी है सवालों की। अब सवाल दाखना लगातार पुलिस शुरू करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि शहनवाज की गाजियाबाद में एंट्री हो चुकी है, मेडिकल हुआ, उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस को मिल गई है शहनवाज की। और ऐसे में कई सवालों के जवाब पुलिस इससे खंगाल सकती है, पाकिस्तान के एंगल से भी जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। और इस बीच अहम जानकारी कि चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक अभी भी चल रही है। बैठक में गुजरात के सीएम और गृह मंत्री मौजूद है। बैठक में 8 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। तो अहम जानकारी बिपरजॉय को लेकर, ये तूफान को लेकर अब जो है लगातार केंद्र सरकार अलर्ट होते हुए नजर आ रही है। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय को लेकर उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इस बैठक की अध्यक्षता उनकी तरफ से ही की जा रही है। बता दें इससे पहले भी पीएम मोदी ने बैठक बुलाई थी। सोमवार के दिन दोपहर 1 बजे बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई थी और ये जो बैठक गृह मंत्री कर रहे हैं उसमें बैठक में गुजरात के सीएम भी मौजूद है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बैठक की गई थी और उसमें गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। तो मनसुख मंडाविया की तरफ से बैठक हुई थी इससे पहले और अब देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बैठक हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा था सोमवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक ली थी और तमाम जानकारियां उनकी तरफ से ली गई थी बिपरजॉय को लेकर, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान काफी घातक माना जा रहा है। इसको लेकर कई एनडीआरएफ की टीमें
तटीय क्षेत्रों पे तैनात कर दी गई है। लोगों को वहां से हटाने का काम लगातार शुरू है। अस्थायी स्थान पे उनको रखा जा रहा है ताकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना निकल के सामने ना आए, कोई हताहत ना हो, और ऐसे में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। और जयपुर में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी आज जयपुर में प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए हैं और सचिवालय घेराव के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई है। बीजेपी मुख्यालय पर जमावड़े के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता सचिवालय की ओर बढ़े और पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्किल पर रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ पर काबू पाया। फिलहाल स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इधर बीजेपी के प्रदर्शन के कारण शहर भर में जगह जगह जाम के हालात बने हुए हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के किसान आंदोलन को लेकर किए दावे पर सियासी घमासान मच गया है। वहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने डॉर्सी के दावे को सरासर झूठ करार दे दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि डॉर्सी और उनकी टीम द्वारा भारत के कानून का लगातार उल्लंघन किया गया। जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर सीईओ। ही वॉज द सीईओ ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग। और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसान तो ट्विटर के दफ्तरों, कर्मचारी के घर पे छाप, भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत है कि जितने से उसको दबाया जाता है, और फिर मोदी काले सच आप डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेसी लगा उसी को, उसी सच को बताने का है। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया, और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। और बिहार में विपक्ष की एकता मीटिंग से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनके मंत्रिमंडल में शामिल जीतन राम मांझी के बेटे SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर संतोष सुमन और उनकी पार्टी हम की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से उनकी पार्टी को जदयू में मर्ज करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया,
हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उनपे, उस पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं 23 तारीख को, विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। और बिहार की जनता ने भी महागठबंधन को पूरी तरह छोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में इसका पता लगेगा। आज संतोष मांझी का इस्तीफा यह साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आगजनी की घटना को लेकर सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। कमेटी 3 दिन के अंदर जांच का रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में सोमवार करीब 3 बजे आग लग गई, जिस पर लगभग 16 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर गठित अफसरों की टीम सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची है। जांच दल के सदस्य एसीएस होम राजेश राजौरी ने प्रारंभिक जायजा लिया है। वहीं मंगलवार सुबह सीएम हाउस में रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज फैसला आना था, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक अब मुख्तार पर आने वाला फैसला 15 जुलाई तक के लिए टल गया है। अब इस मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 15 जुलाई को अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। साल 2009 में करंजा थाने में मुख्तार अंसारी पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। उसी साल मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन की ओर से खुद पर हमला करने के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराया था। और दिल्ली एनसीआर में मंगलवार दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि ये झटके बहुत तेजी के नहीं थे, जिसके चलते कई लोगों को इसका एहसास भी नहीं हुआ। जानकारी मिल रही है कि उत्तर भारत के कई इलाकों जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा आदि के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वही बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। वहीं इसका मुख्य केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका रहा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।